एक बार थोड़ा क्लास पर फोकस करें आप सभी लोग, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एम्स को लेकर। हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत परामर्श, सिद्धांत और अभ्यास। ये काउंसलिंग थ्योरी है एंड प्रैक्टिस पर आधारित है। कल हम लोगों ने देखा था परामर्श के अर्थ क्या है, परिभाषा देखा था, विशेषता, उद्देश्य और प्रकृति यानी उसके नेचर को पढ़ा था। प्लीज़ म्यूट हो जाइएगा, एक बार म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज़ आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर परामर्श से, जैसे हमने अभी लास्ट टाइम में कुछ क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो बड़ा लेंदी टाइप का क्वेश्चन बन रहा था। तो लेंदी पढ़ने का मतलब यही था कि उसकी थ्योरी क्या कहती है, उसका प्रकृति क्या कहती है, उसके सिद्धांत क्या कहते हैं, उसके विशेषताएं क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ों पर बेस्ड थी लेंदी वाले में। हालांकि फैक्ट से भी सवाल बनाए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत, वो टॉपिक होगा परामर्श के सिद्धांत। हम इसी पर आज जो है बातचीत करेंगे। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा, केवल कीवर्ड नोट करिएगा बस। जैसे परामर्श का सिद्धांत लिख लिया, उसके नीचे आप पॉइंट केवल मेंशन कर सकते हैं। तो एक बात सुनिए, परामर्श दाता के सिद्धांत। हालांकि परामर्श का जो सिद्धांत है वो अलग पार्ट में जाता है और परामर्श दाता का सिद्धांत अलग पार्ट में जाता है। पहले मैं परामर्श के सिद्धांत बता देता हूं, उसके बाद परामर्श दाता के सिद्धांत बताऊंगा। तो ध्यान सुनिए, शब्दों का केवल बदलाव है। परामर्श सिद्धांत, ये मेरा पहला टॉपिक यहां पे है। परामर्श जो सिद्धांत है, ये ना क्लाइंट के मुद्दों को, क्लाइंट के, यहां पे मैं लिख देता हूं ग्राहक, ठीक है, ग्राहक के मुद्दों को समझने, समझिएगा बात को अच्छे से, समझने और उनका समाधान करने के लिए, समाधान करने के लिए रूपरेखा, मतलब डिजाइन है ना, रूपरेखा प्रदान करते हैं, ये चीज है। अब समझिए, कहने का मतलब है कि इसमें ना, जैसे क्लाइंट की ना समस्या का समाधान किया जाता है। क्लाइंट के अंदर बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम परामर्श के सिद्धांत को लागू करते हैं, उसका फ्रेमवर्क करते हैं, यानी आप उसको डिज़ाइन करते हो, उसकी एक रूपरेखा तैयार करते हो प्रॉब्लम्स की। अब प्रॉब्लम्स आपने देखा, ये प्रॉब्लम्स है, तो रूपरेखा जो तैयार हो रही है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए तैयार हो रही है। तो अब आप सोच रहे हैं सर इसमें कौन कौन से थ्योरीज बन सकती हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि परामर्श सिद्धांत के दौरान आपके सामने एक सिद्धांत आता है, मनोगतिकीय सिद्धांत। उसको बोला जाता है मनोगतिकी। अब ध्यान से सुनिए आप लोग, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यही सब परीक्षा में आता है, मनोगतिकीय सिद्धांत। अब इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द इंग्लिश में भी आ सकता है। मनोगतिकी को बोला जाता है साइको डायनेमिक बोला जाता है कि नहीं, साइको डायनेमिक थ्योरी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। अब ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो मनोगतिकीय सिद्धांत है, अब इसमें समझ लीजिए एक लाइन में ये क्या है। ये ना, ये बेसिकली क्लाइंट को उनकी अचेतन प्रेरणाएं, उनकी अचेतन प्रेरणाओं और व्यवहार के पैटर्न के बारे में जानकारी देता है। अचेतन का मतलब जानते हो, अचेतन क्या होता है? जब पता रहेगा तभी कर पाओगे। अचेतन क्या होता है? अचेतन क्या होता है? अनंत मिश्र। सर, अचेतन का मतलब होता है सर कि जो चीज चेतना में ना हो लेकिन बिल्कुल दबाव डालने पर वो चीज चेतना में आ जाए। बिल्कुल, आप ये कह लीजिए कि जो अचेतन शब्द है वो जिसमें 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 चेतना का क्या हो, अभाव हो, क्या हो, अभाव हो, उस प्रक्रिया में हम उसे बोलेंगे अचेतन। अब मेरा शब्द क्या था, मेरा यही शब्द था कि क्लाइंट को उनकी अचेतन प्रेरणाओं और व्यवहार के पैटर्न के बारे में जानकारी देता है, उसे हम कहते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी, है ना। अब मैं बता दूं आपको, ये साइकोडायनेमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आपके सामने जवाब या ऑप्शन में नाम लिखा मिलेगा, सिगमंड फ्रायड। अब सिगमंड फ्रायड के यहाँ पे दो शब्द बड़े फेमस हुए,
मनोगतिकी सिद्धांत में। वो दोनों शब्द परीक्षा में आ चुके हैं। जैसे एक होता है मुक्त संगति, मुक्त संगति एक शब्द ये होता है, और एक शब्द इसमें स्वप्न विश्लेषण आता है। स्वप्न स्वप्न स्वप्न, ठीक है, स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न किस तरीके से लिखा जाएगा भाई? स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न विश्लेषण ऐसे लिखा। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक हाँ। है, स्वप्न विश्लेषण, ये आप ध्यान रखेंगे, इसका बेसिकली यूज किया जाता है, ये टेक्निक यूज की जाती है, ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। ये दो तरीके की बेसिकली टेक्निक है, बहुत फेमस शब्द है, और परीक्षा में अगर पूछ ले आपसे कि भाई ये किसके द्वारा दिया गया है, तो सीधा सीधा सिगमंड फ्रायड का नाम जरूर लगाइएगा आप लोग, है ना, बहुत ही फेमस शब्द है। अब ये मनोगतिकी जो सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड के द्वारा आया, तो लेकिन कब आया? तो 1890 1890 शताब्दी या दशक में आया। ये शब्द जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट बन गई आप लिए, क्योंकि मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में जितनी बात लिखा हुआ है सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो विकसित हुआ ये 1890 में। और आप अगर आपसे कहा जाए कि ये मनोविश्लेषणात्मक शब्द या मनोगतिकी शब्द का इस्तेमाल कब से हुआ, इस शब्द का इस्तेमाल कब से हुआ, इस्तेमाल कब से हुआ, तो आप एक वर्ष और नोट कर लीजिए, 1896, 1896। ठीक है, बस फ्रायड ने यहाँ पे नैदानिक कार्य के माध्यम से क्लाइंट के सुधार करने की बात करता है, उसमें बेसिकली सुधारने की क्रिया को संचालित करता है। अब मैं बात करूंगा एक और सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट होगा। ये सिद्धांत है, प्लीज इसको ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग, परीक्षा में यहां से सवाल पूछे गए हैं। दूसरी बात करता हूं। अब आपने नाम सुना होगा क्लाइंट या पर्सन, क्लाइंट कह लीजिए या पर्सन कह लीजिए, बात दोनों एक ही है। सेंट्रल थेरेपी, इसकी हिंदी क्या होती है, क्या बता पाओगे आप? इसकी हिंदी पता होना चाहिए। व्यक्ति केंद्रित या सेवार्थी केंद्रित सिद्धांत, सिद्धांत। तो अब सुनिए, इसमें क्या होता है, इस थ्योरी में क्या होता है? इस थ्योरी में एक सहायक और सहानुभूत पूर्वक चिकित्सकीय संबंध बनाना, है ना, सहानुभूत पूर्वक आपको एक मेडिकल रिलेशन बनाना जो क्लाइंट की स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता और आत्म खोज को बढ़ावा दे, जो क्लाइंट को सेल्फ खोजने में मदद करे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्लाइंट को परामर्श काउंसलिंग के माध्यम से उसको या उसके साथ चिकित्सकीय संबंध बना रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सेवार्थी इंडिपेंडेंट हो जाए और अपनी समस्या को बेसिकली स्वतः समाधान कर ले, ये बात की जा रही है। यहाँ दो शब्द बड़े फेमस हुए, जिस तरीके से ऊपर में आपने देखा फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस, दो शब्द अभी आपको ऊपर मैंने पढ़ाया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दो शब्द है। एक शब्द इसमें आता है सहानुभूति, सहानुभूत शब्द आता है, इसको प्रमुख सिद्धांत में रखा गया है। और एक आता है वास्तविकता, वास्तविकता रियलिटी, और बिना शर्त, और बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, है ना, ये तो होना भी चाहिए। ठीक है, ये पॉजिटिव शब्द है। और ये तीनों शब्द क्लाइंट सेंट्रल्ड थेरेपी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, और ये बात सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब मैं आपको ये चीज़ ये भी बता दूं कि ये थेरेपी जो है या चिकित्सा जो है, ये किस चीज़ पर बेसिकली आधारित है। ये चिकित्सा ने एक प्रकार से मानवतावादी दृष्टिकोण को बनाए रखने की बात करता है, और चिकित्सकीय संबंध के माध्यम से क्लाइंट की आत्म खोज और विकास पर बल देता है। क्लाइंट की, आपकी नहीं, काउंसलर की नहीं, क्लाइंट की, क्लाइंट के आत्म खोज और उसके विकास पर बल देता है। ये थेरेपी दी किसके द्वारा गई, परीक्षा में आता है, नाम आप जानते हैं, कार्ल रोजर्स के द्वारा। किसके द्वारा दी गई? कार्ल
रोजर्स के द्वारा ये थेरेपी या चिकित्सा बेसिकली दी गई। अच्छा, इस थेरेपी और चिकित्सा में यदि पूछा जाए कि इसका वर्ष यानी ये कब बेसिकली डेवलप्ड हुआ, तो आप सभी लोगों का दिमाग में वर्ष जरूर याद होना चाहिए, 1940 का दशक। तो व्यक्ति केंद्रित थेरेपी की शुरुआत कार्ल रोजर्स ने 1940 की दशक में शुरुआत किया था ये, और इसी थेरेपी को एक और नाम से जाना गया जिसे कहा गया रोजरियन थेरेपी। दो नाम इसके हैं, दोनों नाम आप भली भांति तरीके से आप परिचित हो गए हैं। तो आप कोई पूछेगा तब ऐसा मत कहिएगा कि हमें नहीं पता है। 1940। अब सुनिए, उन्होंने इस सिद्धांत का पहला पूर्ण संस्करण एक प्रस्तुत किया। पहला पूर्ण एक संस्करण प्रस्तुत किया, और वो संस्करण का वर्ष था 1951 का। क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी में प्रकाशित की गई पूर्ण संस्करण किसके द्वारा? कार्ल रोजर्स के द्वारा। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई है। ये मेडिकल लाइन में ये थेरेपी बहुत यूजफुल है, खासकर काउंसलिंग में, खासकर काउंसलिंग में। अब बात करते हैं तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिद्धांत, जो बेसिकली काउंसलिंग के दौरान में हम लोग यूज करते हैं। नाम है उसका व्यवहार। क्या नाम है? व्यवहार परामर्श। अब इसको आप सभी लोगों को पता होगा कि भाई व्यवहार परामर्श होता क्या है, बिहेवियर काउंसलिंग होती क्या है। ये आपको यहाँ दो बातें मैं बताऊंगा। एक बातें तो आपको याद रखनी होगी CCT, दूसरी बात याद रखनी होगी OCT। CCT का मतलब आप सबको मालूम होगा, सन 1904 में किस विद्वान के द्वारा दिया गया कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट? इवान पैट्रिक पावलोव, IP पावलोव के द्वारा। आशा करता हूं इसके बारे में आप जानते भी हैं। ये टेक्निक एक प्रकार की है, ये एक प्रकार की टेक्निक है जहां बेसिकली ये यूज में लाई जाती है ना। और उसके बाद एक आता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सर CCT का फुल फॉर्म क्या होगा सर? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको हिंदी में कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है सर। अब आगे देखिए, आपने नाम सुना है BF स्किनर। क्या नाम सुना है आपने? BF स्किनर। BF स्किनर महोदय के द्वारा एक थ्योरी दी गई, और उस थ्योरी का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। थोड़ा सा होल्ड रखिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं हाँ OCT, BF स्किनर का। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है, इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे क्रिया उद्दीपक का भी सिद्धांत कहा जाता है। क्रिया अनुक्रिया कह लीजिए या क्रिया कह लीजिए। इस सिद्धांत में बताया गया कि व्यवहार में बदलाव और सीखना, ठीक है, व्यवहार में बदलाव व सीखना या रिइंफोर्समेंट को हम लोग बोलते हैं पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण, पुनर्बलन और दंड के जरिए सेवार्थी में सुधार करना, ये बातें कही गई है काउंसलिंग में। ठीक है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। और इस थ्योरी में बेसिकली सेवार्थी को उसके व्यवहार को बदलने के लिए OCT थ्योरी किस तरीके से काम करती है, उसको पहले सीखना पड़ता है या उसे पुनर्बलन देना पड़ता है, या दंड के माध्यम से हम सेवार्थी में बदलाव ला सकते हैं। और इवान पैट्रिक पावलोव में ना आदत पर बल दिया गया। जैसे कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, ड्रग्स का आदी हो गया है, उसकी हैबिट पर बल दिया गया। हैबिट को कैसे सुधार करना है, इसके बारे में CCT का पार्ट था। यह 1904 में आया था, और यह आया था 1938 में, 1938 में। ठीक है, तो ये था बेसिकली व्यवहार परामर्श। तो व्यवहार परामर्श में ये दोनों बातें याद रखना है आपको।
ये कुत्ते पे किया गया था और ये चूहा और कबूतर पर किया गया था, है ना? मैं इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को। ठीक, क्लियर है ये बात? बता दीजिए। सर एक बार ओसीटी का फुल फॉर्म बता दीजिए। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको बोला जाता है सक्रिय, हिंदी में सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहा जाता है। ठीक है, बस ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 आता है आपका संज्ञानात्मक परामर्श। ये नंबर 4 है। देखिए, भावनाओं और व्यवहारों को आकार देने में, यहां पे लिख देता हूं मैं, भावनाओं और व्यवहारों को आकार देने में विचारों एवं विश्वासों की भूमिका का अन्वेषण करना, विश्वासों की भूमिका का खोज करना या अन्वेषण करना, ये इस पे आधारित था। ठीक, अब यहां पर बेसिकली क्लाइंट को अनुपयोगी विचार और विश्वासों की पहचान करना और उनकी चुनौती जो है उस चुनौती में उसकी मदद करना, ये था संज्ञानात्मक काउंसलिंग या कॉग्निटिव काउंसलिंग। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, कॉग्निटिव काउंसलिंग बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था या थेरेपी किसके द्वारा बेसिकली रिप्रेजेंट की गई थी? एरन बेक। जी जी। नाम एक आता है, बहुत ही फेमस नाम, प्लीज आप इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी पर, ए रोन टी बेक, ये नाम जरूर ध्यान रखेंगे। वर्ष 1960। बेसिकली कॉग्निटिव चिकित्सा कह लीजिए, कॉग्निटिव काउंसलिंग थेरेपी कह लीजिए या संज्ञानात्मक चिकित्सा कह लीजिए, एक प्रकार की मनोचिकित्सा है ये अमेरिका के एक विद्वान रहे जिनका नाम था आरोन टी बेक, इन्हीं के द्वारा इसको विकसित किया गया था। हालांकि एरोन टी बेक को व्यापक रूप से संज्ञानात्मक चिकित्सा और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के जनक के रूप में जाना गया। इसी का एक दूसरा नाम है, दूसरा नाम CBT। CBT का पूरा नाम संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। आप इसे यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ठीक है भाई, ये पेपर में आते हैं जो हम इस समय चर्चा कर रहे हैं आप लोगों से, मेन पॉइंट है ये। तो CBT के संबंध जो बेसिकली जैसे कोई बड़ा समूह है ना, उसमें किया जा सकता है। कोई आप क्लाइंट के साथ अगर काम कर रहे हैं, किसी सेवार्थी के साथ काम कर रहे हैं, तो भी वहाँ पे उसके व्यवहार को आकार देने के लिए, विचारों और विश्वासों की भूमिकाओं की खोज करने के लिए भी वहाँ पर आप इसको लागू कर सकते हैं, है ना। तो तर्क संगत व्यवहार थेरेपी का नाम आपने एक सुना होगा, इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है ना। और जो अल्बर्ट एलिस के द्वारा दिया गया था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, REBT। नाम क्या इसका होगा, तर्क संगत, ठीक है, भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा या थेरेपी। किसके द्वारा दिया गया था ये, अभी बताया है मैंने, अल्बर्ट एलिस के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? एक आपके सामने आएगा रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। अब ये रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी दी गई है किसके द्वारा, तो अल्बर्ट एलिस के द्वारा दी गई है।
है ना। अल्बर्ट एलिस ने इसे कहा तर्क संगत भावनात्मक संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का एक प्रकार है ये। कॉग्निटिव बिहेवियर का जो ऊपर आप पढ़ रहे हैं एरोन टीबेक का, इसी का एक टाइप है ये, है ना। यहाँ व्यक्ति को आश्वस्त कर भावनाओं और व्यवहारों का मैनेजमेंट किया जाता है, एक प्रकार से उसका तर्क किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। तो उस दृष्टिकोण में इसका नाम बेसिकली ज़्यादातर यूज़ में लाया जाता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसी को कहीं ना कहीं REBT जो है एक मॉडल का उपयोग करता है। उस मॉडल का नाम भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि वो कौन सा मॉडल यूज़ करता है, मैं उसको बता भी देता हूँ। एक मॉडल यूज़ करता है ABCDE, ABCD मॉडल का यूज़ करता है। हालांकि अभी तक मैंने आपको एक दिन एक प्रश्न आया था ABC के बारे में, मुझे याद है कि आपको याद होगा, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, यानी पूर्ववर्ती व्यवहार परिणाम एक शब्द था जो यूज़ में लाया जाता है बिहेवियर को लेकर कि भाई पहले व्यवहार कैसा था, अब वर्तमान में व्यवहार कैसे हो, उन व्यवहारों से क्या परिणाम बनता है, वो कॉन्सिक्वेंस होता है। तो ABC भी बिहेवियर का ही एक मॉडल रहा है। लेकिन अभी जो आपने तर्क संगत भावनात्मक चिकित्सा आप देख रहे थे अल्बर्ट एलिस का, उसने एक मॉडल दिया, उस मॉडल का नाम था ABCDE। याद रखेंगे ये शब्द। अब इसके बारे में थोड़ा सा सुनिए। ए का भाव किससे रिप्रेजेंट किया गया है? ए का जो भाव रिप्रेजेंट किया गया है वो रिप्रेजेंट किया गया है एक प्रकार से इवेंट से, सिचुएशन, या आप ये कह लीजिए सिचुएटिंग इवेंट से इसका भाव। अभी मैं इसके बारे में बता रहा हूँ ये है क्या। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक्टिविटी इवेंट से, पहला ए से, जो दूसरा बी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है बिलीफ से, और जो सी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है कॉन्सिक्वेंस से, कॉन्सिक्वेंस से, ध्यान रखते चलिएगा। और डिस्प्यूट आपका आता है 4 नंबर का। डिस्प्यूट क्या है अभी हम बताएंगे इसके बारे में। और एक है आपका ई जो रिप्रेजेंट करेगा इफेक्टिव से, इफेक्टिव से। आशा करता हूँ ये ABCDE का जो मॉडल है ये आपने पूरा यहाँ पर देख लिया, ABCD और ये E। अब सुनिएगा थोड़ा सा इसके बारे में, तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार चिकित्सा में ये ABCDE मॉडल कौन सा है और क्या बात करना चाह रहा है। ये कहना ये चाहता है कि एक्टिव इवेंट यानी सक्रिय करने वाली कोई घटना, वह घटना जो किसी विचार और विश्वास को प्रेरित कर रही हो, तो उसको एक्टिव इवेंट कहा गया। दूसरा है बिलीफ यानी विश्वास, यानी विश्वास घटना के बारे में व्यक्ति के विचार या विश्वास को रिप्रेजेंट किया जाए। घटना के बारे में क्लाइंट के विचार और विश्वास को रिप्रेजेंट किया जाए, वो बिलीफ शब्द रिप्रेजेंट होता है। और एक था कॉन्सिक्वेंस जिसको हम लोग बोलते हैं परिणाम। उन विश्वासों के भावनात्मक और व्यवहारिक परिणाम को जब आप इवेल्युएट करेंगे या उसके आधार पे आप जब कोई निष्कर्ष निकालेंगे, किसके आधार पे? भावनात्मक और व्यवहारिक परिणाम, तो उस क्रिया में कॉन्सिक्वेंस शब्द रिप्रेजेंट होगा। डिस्प्यूट यानी विवाद, तर्कहीन विश्वासों को चुनौती देना, जो तर्कहीन विश्वास हो वो चुनौती देना और उन पर विवाद करना, वो डिस्प्यूट शब्द रिप्रेजेंट होगा। और इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, अधिक तर्क संगत और उपयोगी विश्वासों का विकास और क्रियान्वयन जैसी क्रियाओं को रिप्रेजेंट करना, वो कहलाएगा इफेक्टिव। तो ये कुछ चीज़ें थी, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इफेक्टिवनेस सर क्या होगा? इफेक्टिव से सर इफेक्टिव मतलब प्रभाव सर। हाँ, इफेक्टिव का मतलब प्रभाव होगा। क्या होगा? प्रभाव मतलब प्रभावी नए विश्वास, आपको नए विश्वास, नए संबंध बनाकर उसको इफेक्टिव बनाना है ताकि क्लाइंट समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए तर्क के।
उसके तर्क के साथ। बात समझ रहे हैं? मतलब आप जब किसी व्यक्ति के साथ काम करेंगे तो उसमें उसके पास विचलन शब्द ना हो, कोई संघर्ष शब्द ना हो, काफी प्रभाव हो, उस क्रिया में ये इफेक्टिव शब्द के बारे में चर्चा पर चर्चा की गई। वही अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये अल्बर्ट एलिस ने कब दिया, तो अल्बर्ट एलिस महोदय ने सन 1955 RABT, प्लीज म्यूट हो जाइए, बैकग्राउंड आवाज आती है। 1955 में ये थ्योरी दी गई, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, इसको रिप्रेजेंट किया गया अल्बर्ट एलिस के द्वारा। उनका मानना ये था कि तर्कहीन विश्वास कई भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं का मूल कारण हो सकता है, इसलिए इसने ये थ्योरी दिया। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि क्या कह रहे हैं ये। तर्कहीन विश्वास कई भावनात्मक, देखिए याद रखना आप लोगों को ये है, क्योंकि परीक्षा में जब मैं पेपर सॉल्व करवाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ये सारी चीज़ें ऑप्शन में मिलेंगी आप सबको, तो वहाँ पे आपके दिमाग में सीधा ये बात क्लिक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, थोड़ा सा क्लास समाप्त होने के बाद रिपीट कर लीजिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है आज की। तो तर्कहीन विश्वास कई भावनात्मक और व्यवहारिक समस्याओं का मूल कारण थे। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। क्लियर है ये बात? एक बार स्पष्ट करेंगे प्लीज। जी सर। ओके, चलिए अब देखियो 1955 में तो यह थ्योरी आई, 1950 के दौरान में ये थ्योरी बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया, या एक प्रकार से आई ये थ्योरी। इस थ्योरी को अगर मैं आपसे एक बात कहूं, पुनः बदल कर REBT जब कर दिया गया, पहले मैं आपको बता दूं, इसे हम लोग ना तर्क संगत चिकित्सा कहते थे पहले 1955 में, जानते हैं 1955 में 1955 में इसे हम लोग बोलते थे तर्क संगत चिकित्सा, ऐसे इस नाम से बोलते थे हम लोग इसको 1955 में। बाद में उन्होंने भावनात्मक परिणामों पर जब ध्यान केंद्रित किया तो उसका नाम बदल दिया। जब नाम बदला तो रखा था तर्क संगत भावनात्मक थेरेपी, ये नाम रखा था। इसको बोला गया, पहले RT था, फिर इसको नाम रखा RET। अब बाद में यही थ्योरी सन 1990 में, इसका अभी वर्ष अज्ञात है, ठीक है, ये वर्ष अज्ञात है कि इसका नाम कब रखा गया था, लेकिन ये वर्ष ज्ञात है 1990 में। इसका नाम 1990 में पुनः बदल कर क्या रख दिया गया, तर्क संगत भावनात्मक व्यवहार थेरेपी, यानी REBT, यही इसी नाम से फेमस है इस समय। ये सारा रोल किसका है? अल्बर्ट एलिस का। इसमें आशा करता हूं कि अब ये भी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। और एक और बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक के बारे में, मानवतावादी थेरेपी, है ना? समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात? प्लीज। जी सर। चलो बहुत अच्छी बात है, ह्यूमनिस्टिक, क्योंकि यहां से परीक्षा में तय है कि सवाल पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी नाम भलीभांति तरीके से परिचित हैं आप सभी लोग। इसे आप कह सकते हो कि भैया मानवतावादी चिकित्सा बोल सकते हो आप। अब ये जो मानवतावादी चिकित्सा है, ये बेसिकली किस पर आधारित है मैं बताता हूँ। ये ग्राहक यानी क्लाइंट यानी सेवार्थी के व्यक्तिपरकता के अनुभव
मूल्य और विकास की क्षमता पर बल देता है। ये ना केवल सेवार्थी के व्यक्तिपरक, देखो वस्तुपरक नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, व्यक्तिपरक बोल रहा हूं। वहां व्यक्तिपरक मूल्यों पर, ठीक है, विकास पर तथा अनुभव पर बल देता है ये। साथ ही साथ क्लाइंट को, क्लाइंट मतलब सेवार्थी को आत्म जागरूकता, आत्मस्वीकृति, ये शब्द ध्यान रखिएगा, आत्मस्वीकृति और अपने जीवन में अर्थ की भावना प्राप्त करने में, अपने जीवन में अर्थ की भावना प्राप्त करने में सहायता करना, सहायता करना, ये शब्द जरूर ध्यान रखेंगे, सहायता करना, ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इस मानवतावादी थ्योरी में या मानवतावादी चिकित्सा में मैं आपको बता दूं कि दो दृष्टिकोण है इसमें, दो नहीं तीन दृष्टिकोण है। एक तो क्लाइंट सेंट्रल्ड थेरेपी है, सीसीटी में समझ लीजिए, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको समझिएगा क्लाइंट सेंट्रल्ड थेरेपी या इसे पर्सन क्लाइंट थेरेपी भी कह दीजिएगा। एक आता है इसमें गेस्टाल्ट थेरेपी, इसी में एक आता है अस्तित्ववादी चिकित्सा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैंने पहले ही बता रखा है कि ये चिकित्सा जो है बड़ी फेमस चिकित्सा है, थेरेपी है, जो सेरोन किर्कगार्ड के द्वारा दी गई थी। अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ। पढ़ाया क्या, टॉपिक जब हम लोग कर रहे थे कवर, तो वहाँ पर क्वेश्चन कर रहे थे, वहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, कि अस्तित्ववादी चिकित्सा जो है सेरोन किर्कगार्ड की है। अब बात करते हैं मानवतावादी चिकित्सा की। ये जो शुरुआत हुई सन 1950 के दशक में आया। ये किसी किताब में मिलेगा नहीं एक साथ, अगर एक दो मिला तो तीसरा नहीं मिलेगा, ये मैं आपको एक जगह दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो मानवतावादी चिकित्सा की शुरुआत 1950 के दशक में हुआ, व्यवहारवाद और मनोविश्लेषण की प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। और इस थेरेपी के विकसित करने वाला अगर कोई विद्वान रहा 1950 में, तो दो विद्वान रहे। एक का नाम था अब्राहम मैस्लो और दूसरे का नाम था कार्ल रोजर्स। ये दो विद्वान रहे, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। मानवतावादी चिकित्सा बेसिकली व्यक्तिपरकता पर बल देता है। 1950 के दशक में अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स के द्वारा ये चीज़ें दर्शाई गई। अब इसी मानवतावादी चिकित्सा का जब प्रयोग में लाया जाता है तो वो खासकर मनोविज्ञान है, उसके विकास के कुछ घटनाओं पर जब हम बात करते हैं तो एक सन 1954 में 1954 में मैस्लो ने प्रेरणा और व्यक्तित्व को लिखा था, मोटिवेशन और पर्सनालिटी को लिखा था 1954 में। फिर उसके बाद 1958 में जॉन कोहेन ने मानवतावादी मनोविज्ञान नामक विषय पर पहली पुस्तक लिखा, नामक विषय पर पहली पुस्तक लिखा, ठीक है, 1958 में। 1961 में जर्नल ऑफ ह्यूमनिस्टिक, मतलब वही मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक, ठीक है, साइकोलॉजी की स्थापना की, साइकोलॉजी की स्थापना की 1961 में।
ठीक है, वर्ष बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखेंगे। एंड 1961 हो गया। 1962 अमेरिकन अमेरिकन एसोसिएशन अमेरिकन एसोसिएशन फॉर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का गठन किया गया। साइकोलॉजी का गठन किया गया 1962 में। 1970 में अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन ने मानवतावादी मनोविज्ञान नामक एक उप विभाग बनाया 1970 में। और 1970 में एक और बात हुई थी। 1970 में एक और बात हुई थी। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। तो मानवतावादी चिकित्सा आया 1950 में। नाम अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स का था। व्यक्तिपरकता पर बल देता था और मानवतावादी चिकित्सा केवल लक्षणों पर नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित था, इसलिए वो व्यक्तिवादी था। इसीलिए लक्षण पर नहीं था, वो संपूर्ण व्यक्ति पर ध्यान देता था। और इसी मानवतावादी मनोविज्ञान के विकास में प्रमुख घटनाओं के रूप में हमने बात किया कि 1954 में 1954 में मैस्लो ने एक प्रेरणा और व्यक्तित्व को लिखा। जॉन कोहन ने मानवतावादी मनोविज्ञान पर पहली किताब लिखी और जर्नल ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की स्थापना 1961 में हुआ। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का गठन हुआ 1962 में। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के मानवतावादी मनोविज्ञान नामक एक उपविभाग बनाया गया 1970 में। और 1970 में ही अमेरिकन एसोसिएशन फॉर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में बन गया। ये पार्ट था इसके अंतर्गत। बात अभी यहीं समाप्त नहीं हुई है। अभी हमने इसके अंतर्गत कुछ अप्रोचेस का नाम लिया था। किसका नाम लिया था? अप्रोच। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे मेरा अप्रोचेस का नाम। जैसे मैंने बताया था, एक पर्सन सेंट्रड है ना, सेंट्रड में TE आएगा, TERED, सेंट्रड थेरेपी। और ये मैं अभी अभी आपको करवाया हूँ ऊपर, आशा करता हूँ आपने नोट भी किया होगा। दूसरा एक था इसमें गेस्टाल्ट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, गेस्टाल्ट थेरेपी। ठीक है, ये गेस्टाल्ट थेरेपी क्या है थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, बोलिए यस या नो। जी सर, जी सर। हाँ बिल्कुल, जी सर। क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलिए, गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट थेरेपी बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है। गेस्टाल्ट का मतलब जानते होंगे आप सभी लोग, इसे समग्रता के रूप में लिया जाता है। थेरेपी या चिकित्सा एक प्रकार की मनोचिकित्सा है ये, जो लोगों को वर्तमान क्षण में, जैसे आज प्रेजेंट टाइम में, खुद और उनके अनुभव के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करता है। मतलब वर्तमान क्षण में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्तमान क्षण में खुद और
उनके अनुभवों के बारे में अधिक जागरूक बनाने में मदद करता है, बनाने में मदद करता है। यह है गेस्टाल्ट थेरेपी। अपने जीवन को जिम्मेदारी लेने के लिए ना मोटिवेट करता है। आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो काउंसलिंग कहती है आपसे, आप लोग जब भी काउंसलिंग करोगे आप उनको इस तरीके से मोटिवेट करोगे कि वो अपनी जिम्मेदारी को लें, ना कि जिम्मेदारी किसी के ऊपर थोपें। और इसका उद्देश्य ही है, गेस्टाल्ट थेरेपी का उद्देश्य यही है कि किसी व्यक्ति का अपने समुदाय, किसी व्यक्ति का अपने समुदाय और पर्यावरण के साथ संबंध बेहतर बनाना, ये गेस्टाल्ट थेरेपी का रोल है। इसका उपयोग जानते हो कब करोगे? ये थेरेपी यूज कब करोगे? यूज मतलब उपयोग, किसके साथ करोगे? यूज चिंता, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, अवसाद से निपटने में मदद करता है। ये मदद करता है। नाम जर्मन के विद्वान थे, उम्मीद है आप सब जानते भी होंगे। मनोचिकित्सक थे जर्मनी के। जर्मन शब्द ही गेस्टाल्ट है। मनोविश्लेषक फ्रिट्ज पल्स, इनकी वाइफ का नाम जानते हो क्या है? फ्रिट्ज लॉरा, इनकी पत्नी का नाम है। वाइफ हस्बैंड है दोनों। सन 1940 में ये गेस्टाल्ट थ्योरी इन्होंने दिया। आशा करता हूं कि अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अंतर्गत मैं आप लोगों को एक और थ्योरी पर चर्चा किया था, एक अप्रोच और मैंने बताया था अभी नीचे ही, अस्तित्ववादी चिकित्सा है कि नहीं? नोट करते रहिएगा। हालांकि ये पीडीएफ सेव करके मैं आपके ग्रुप में डालूंगा। अस्तित्ववादी चिकित्सा काउंसलिंग का टॉपिक चल रहा है। ये मनोचिकित्सा का एक रूप है। ये अस्तित्ववादी दर्शन पर आधारित है, जो व्यक्तियों को जीवन के बड़े प्रश्नों का सामना करना पड़ता है और उनके अस्तित्व में अर्थ, उद्देश्य, प्रामाणिकता खोजने पर मदद करता है, यानी एक प्रकार से उस पर बल देता है। तो इसका रोल बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे तो मानवीय स्थिति पर ध्यान देना, आप कह सकते हैं कि मानवीय स्थिति पर ध्यान देना। दूसरा आप कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से या उत्तरदायित्व से रूबरू करवाना, दूसरी बात। तीसरा आत्म जागरूकता जैसे शब्दों से रूबरू करवाना। और चौथा प्रामाणिकता, यानी क्लाइंट को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप रहने के बजाय न अपने वैल्यूज़ और विश्वासों के अनुरूप होने की बात करता है। प्रामाणिक रूप से जीवन जीने के लिए उसको मोटिवेट करता है। इसलिए प्रामाणिकता शब्द जो है बेसिकली मेंशन किया जाता है इस थ्योरी में, है ना। इसी को हम लोग अस्तित्व चिकित्सा का नाम भी देते हैं या थेरेपी का नाम भी इसको हम लोग देते हैं, ठीक है। अब ये थ्योरी बेसिकली आई कब? सन 1950 और 60 का दशक आता है। 1950 और 1960 का दशक इसमें शामिल है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में इसको यूएसए एंड यूरोप में इस चिकित्सा को विकसित किया गया था। अब आपसे पेपर में पूछा गया कि भाई यूएसए में कब किया गया, पर्टिकुलर रूप से किसको? अस्तित्ववादी को, है ना।
अस्तित्ववादी चिकित्सा को। तो यूएसए और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यूरोप। ये वर्ष, जब हम यूएसए की बात करते हैं तो इस यूएसए का जो वर्ष आता है सबसे पहले 1958 एक वर्ष आता है। इस 1958 में एक नाम आता है रोलो मे का नाम, विद्वान है ये। इसने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था इस किताब का नाम था एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। एक्सिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्ववादी। एक किताब लिखा इसने मानवतावादी मनोविज्ञान में मृत्यु और अनिश्चितता जैसी अस्तित्वगत चिंताओं को पेश किया इस किताब में 1958 में रोलो मे ने। 1959 में यूएसए की बात मैं कर रहा हूँ, ना कि यूरोप की। नाम आता है विक्टर फ्रैंकल का नाम, फ्रैंकल का नाम आता है। इसने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था मैंस सर्च फॉर मीनिंग। किताब लिखा, उस किताब में अस्तित्ववादी चिकित्सा की एक शाखा के रूप में स्थापना किया जिसे लोगोथेरेपी कहा गया। तो लोगोथेरेपी जब आता है पेपर में तो नाम फ्रैंकल का ही आता है ना। लोगोथेरेपी ये वही थेरेपी है, अस्तित्ववादी थेरेपी है, कोई अलग नहीं है। फिर एक वर्ष आया 1980। 1980 में एक नाम आया इरविन है ना, इरविन यालोम। एक किताब लिखा, उसका नाम था अस्तित्ववादी मनोचिकित्सा। किताब का नाम ही था वही, ये किताब था। इस किताब में व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया गया। ये था यूएसए का। हालांकि अस्तित्ववादी चिकित्सा 1950 के और 60 के दशक में आया और यूएसए और यूरोप में किया गया 1950-60 में। तो यूएसए में ये 3 वर्ष आए, 1958, 1959, 1980। लेकिन जब हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में भी कुछ चीज़ें हुई होंगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। यूरोप में 1957 में बात आई, नाम आया मेडार्ड बोस ने हाइडेगर के साथ मिलकर, एक विद्वान है हाइडेगर के साथ मिलकर क्या दिया, अस्तित्वगत विश्लेषण दिया। विश्लेषण की एक पद्धति विकसित की 1957 में। अब बात आती है 1960। लैंग और कूपर, विद्वान का नाम है ये। इन्होंने ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन में अपने कार्य के आधार पर ठीक है, इन्होंने शास्त्र के विचारों का उपयोग किया। शास्त्र के विचारों का उपयोग किया। अभी क्या है ये पेपर में आता भी है, मैं बताऊंगा अभी। तो जो रोलो में थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के अस्तित्ववादी चिकित्सा में विकास पर बल दिया। विक्टर फ्रैंकल ने ऑस्ट्रियाई एक विद्वान थे, मनोचिकित्सक थे, जहाँ पे लोगोथेरेपी दिया। इरविन यालोम ने एक चिकित्सक जिसमें अस्तित्ववादी मनोचिकित्सा को लिखी। मार्टिन
हाइडेगर ने एक प्रभावशाली अस्तित्ववादी दार्शनिक थे, ठीक है, जहाँ बेसिकली अभी आपने 1957 का पार्ट देखा है ना। तो अमेरिका और यूरोपी दोनों मिलकर इस अस्तित्ववादी चिकित्सा को बेसिकली डेवलप किया 1950 में और उसके बाद 1960। तो ये एक दशक बना, 1950 से लेकर 1960 तक मैंने सारी चीज़ों के बारे में आपको बता भी दिया। तो एक शब्द यहाँ पर यूज में आया कि भाई सार्त्र के विचार का उपयोग किया गया 1960 में। मैं बता दूं, एक नाम आता है, वो नाम है जीन पॉल सार्त्र, ये नाम है, ये पेपर में आया भी एक बार था, और ये अस्तित्ववादी चिकित्सा से संबंधित है, ये शब्द याद रखिएगा। अब शास्त्र के विचारों का इस्तेमाल जानते हैं क्या था? स्वतंत्रता था, वो था स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण को समझने पर या समझने में किया जा सकता है। तो विचारों का इस्तेमाल ना इन्होंने बेसिकली राजनीतिक और साहित्य में किया। विचारों का इस्तेमाल राजनीतिक और साहित्य में किया, जहां स्वतंत्रता और जिम्मेदारी और समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण को समझने पर बल दिया। तो जीन पॉल सार्त्र ने, और ये अस्तित्ववाद का समर्थक थे, इस वजह से इनके विचार कहीं ना कहीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। बीइंग एंड नथिंगनेस एक किताब थी जो जीन पॉल सार्त्र के द्वारा दी गई थी। किताब का नाम क्या है? बीइंग एंड नथिंगनेस, ये किताब थी, ठीक है। तो ये अस्तित्ववाद पर आधारित था। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में। अब हम बात करते हैं एक फैमिली सिस्टम थ्योरी के बारे में। ये सारी थ्योरी काउंसलिंग की है। काउंसलिंग की कौन कौन सी थ्योरी है, पेपर में आ सकता है। ये बुक का नाम बीइंग एंड नथिंगनेस, किताब का नाम है। अब हम बात करेंगे एक फैमिली सिस्टम थ्योरी के बारे में। आशा करता हूँ नाम आपने सुना भी होगा। इसे एक परिवार प्रणाली सिद्धांत कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार प्रणाली सिद्धांत, इस थ्योरी को डेवलप किया अगर किसी ने तो नाम आता है मरे बोवेन। परिवारों पर या परिवारों को परस्पर जुड़ी भावनात्मक इकाई के रूप में देखता है, जहां प्रत्येक सदस्य का व्यवहार पूरे सिस्टम से प्रभावित होता है, उसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पारिवारिक प्रणाली का आधार जो था वो भावनात्मक इकाई के रूप में था, परस्पर निर्भरता पे था, प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य पे था, भूमिकाएं और नियम पे था, कम्युनिकेशन पैटर्न पे था, ठीक है। इस तरीके के शब्द जो है दर्शाए गए बोवेन के द्वारा। किसके द्वारा? बोवेन के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक कि इस परिवार प्रणाली सिद्धांत का अनुप्रयोग एक तो फैमिली चिकित्सा हो गई, एक तो आप व्यक्तिगत थेरेपी हो गया, रिसर्च हो गया, सोशल वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, उसमें इसका प्रयोग में लाया जाता है, उसको इनमें जो है बेसिकली यूज में लाया जाता है। ये चीज़ें जो तो एक पैटर्न जिसमें रिश्ते के दो लोग तनाव और चिंता को कम करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल करते हैं, है ना। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ ये त्रिभुज का पैटर्न है, ये त्रिभुज जानते हो फैमिली प्रणाली सिस्टम में लगता है। यहाँ मान लीजिए एक सामाजिक कार्यकर्ता है, यहाँ मान लीजिए क्लाइंट है, इन दोनों के बीच में एक तीसरे व्यक्ति का, है ना, तीसरे व्यक्ति को जब शामिल करते हो तो वो बेसिकली क्या कहलाती है? परिवार प्रणाली सिद्धांत कहलाता है। और ये त्रिभुज शब्द जो है ये यूज में लाया जाता है, परीक्षा में आता भी है। तो ये परिवार या फैमिली सिस्टम थेरेपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। प्लीज़ म्यूट रहिए, एक बार म्यूट रहिए। अब इस फैमिली सिस्टम थ्योरी को बेसिकली डेवलप कब किया गया तो मैं आपको बताता हूँ। मर्रे बोवेन मनोचिकित्सक रहे जो इन्होंने 1940 और 1950 के दशक में इसको दिया, विकसित किया। और बोवेन का ये सिद्धांत पहली बार प्रकाशित हुआ, पहली बार
प्रकाशित हुआ सन 1966 में, 1966 में पहली बार प्रकाशित हुआ। बोबेन का सिद्धांत था कि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी बातचीत और परिवार संदर्भ में केंद्रित रहे या परिवार से रिलेटेड रहे, उस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने बात किया था। 1978 और 82 में, 1978 और 82 में अगर हम बात करते हैं, 1978 टू 1982, 78 एंड 82 के बीच तक अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ इन्होंने एक ना फैमिली थेरेपी एसोसिएशन था, उसके अध्यक्ष बने थे, पहले अध्यक्ष थे ये। अमेरिकन फैमिली, हाँ नीचे फैमिली। सर फैमिली तो एकर मैंने दिया था सर, ये परिवार प्रणाली सिद्धांत, उसके बाद ये फैमिली, अमेरिकन फैमिली, ये कई फैमिली सिद्धांत है क्या सर? फैमिली सिद्धांत आपका केवल एक ही है जिसको फैमिली सिस्टम थ्योरी कहा जाता है, ये एक है। ये 1940 और 50 में आया, नाम आया मरे बोबेन का नाम। पहली बार 1966 में ही दिया गया, लेकिन बोबेन ने ये बात कहा कि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी जो बातचीत है, जो परिवार का पार्ट है, उसको ये रिलेट कराता था, परिवार के सदस्यों से साथ काम करता था। तो अमेरिकन फैमिली थेरेपी एसोसिएशन 1978 और 82 के दौरान में ये स्थापित हुआ, और उस समय ये पहले अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष कौन थे इसके, नाम बताइए? बोबेन। ब्रोगन। हाँ, हालांकि ये 1990 के दशक में इनकी मृत्यु हो गई। उनके काम को जारी रखने के लिए बोबेन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द फैमिली की स्थापना की गई थी। आप ये भी कह सकते हैं, बोबेन नाम इनका जब मृत्यु हो गई सन 1990 में, 1990 में मृत्यु के बाद तो बेसिकली बोबेन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द फैमिली की स्थापना हुई। ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इस्टेब्लिश्ड को लेकर बातचीत की जा रही है, बोबेन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ द फैमिली। यह सेंटर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में है। डॉक्टर बोबेन ने 1975 में इस सेंटर की स्थापना तो कर दी थी, लेकिन मृत्यु के बाद फैमिली थेरेपी को आगे बढ़ाने को लेकर इस क्रिया को चलाया गया। तो ये अगर आपसे पूछा गया सेंटर की स्थापना कब हुई, तो 1975 में हुई थी। मृत्यु के बाद बेसिकली ये फैमिली थेरेपी पर, इनके कार्यों को आगे बढ़ाने पर ये अहम बल देता है। पारिवारिक प्रणाली चिकित्सा को विकसित करने में ये एक अहम रोल यहाँ पर देखने को मिलता भी है बोबेन। तो ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ नए नए नाम भी आप देख रहे हैं, नए नए चीज़ें देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट आप लोग परामर्श की थ्योरी पढ़ लीजिए, एक लास्ट। कुल कितने हो गए टोटल, आप लोग नंबर्स नोट कर रहे हो? बताइए। एक लास्ट पढ़ेंगे, कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग लास्ट सर, ये 8वां है ना सर, कैरियर। अब ये नंबर आप ही लोग बता पाओगे, क्योंकि मुझे जैसे जो याद आ रहा है मैं वैसे बताते चल रहा हूँ। तो कैरियर परामर्श है ये क्या है? कैरियर परामर्श है ये कैरियर परामर्श व्यक्तियों को सूचित कैरियर विकल्प बनाने के लिए कैरियर रुचि, कौशल और मूल्यों का पता करने में सहायता करता है। कैरियर विकास, नौकरी खोज, कैरियर परिवर्तन सुविधाजनक बनाने के लिए कैरियर काउंसलिंग होता है। अब आपके पास आते हैं, बहुत लोग आएंगे, कोई कहेगा हमारा बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है सर, पढ़ता नहीं है, ये जो पढ़ता है वो भूल जाता है सर, 12 के बाद हमारा बेटा क्या पढ़े। ये इस तरीके कैरियर को लेकर आपके पास आएंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपको पहले वहाँ पे उसका मूल्यांकन करेंगे, उसके प्रति फिर रणनीति बनाएंगे, फिर आप उसके कौशलों का विकास करेंगे, तो फिर आप कहेंगे
एक कोई एरिया चुनेंगे और उस एरिया के आधार पे आप उस पर बल देते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इस संदर्भ में ये कैरियर काउंसलिंग शब्द का जो है बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैरियर काउंसलिंग अगर आपसे पूछा जाता है ये है क्या, तो मैं आप सबसे कहूँगा एक लाइन में कि कैरियर काउंसलिंग एक प्रक्रिया है जो लोगों को उनके कैरियर, शिक्षा और जीवन के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है। ये कैरियर काउंसलिंग होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए क्योंकि आप बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा और उनके कैरियर और उनके जीवन के बारे में निर्णय लेने में मदद करता है, वो कैरियर बेसिकली काउंसलिंग होता है। अब कैरियर परामर्शदाता क्या करता है यहाँ पे, मतलब आप क्या करोगे, परामर्शदाता होगा। तो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा, आपका क्या रोल होगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आप ना लोगों को स्वयं को और कार्य की दुनिया को समझने में उसकी मदद करेंगे। लोगों को उनके कौशल क्या हैं, रुचि क्या है, ठीक है, उनके कैरियर लक्ष्यों की आइडेंटिफाई, उसने क्या टारगेट बना रखा है उसकी आप आइडेंटिफाई करेंगे। लोगों को नौकरी बाजार में आगे बढ़ाने में उसकी मदद करेंगे। लोगों को संतोषजनक व्यवसाय खोजने में मदद करेंगे, भाई जॉब के लिए हो, है ना, बहुत सारे आजकल ऐप भी हैं, वो भी आप उसका सहारा ले सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। लोगों के कैरियर में बदलाव का मैनेजमेंट करेंगे आप। लोगों को अन्य कैरियर संबंधी जो भी समस्या आ रही है उस समस्या से निपटने में आप उसकी मदद करेंगे। ये आपका रोल होगा। जो लोग अभी भी हाई स्कूल में हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली कैरियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो हाई स्कूल में और 12th में है, 10th और 12th में है, जो लोग कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनके लिए भी कैरियर काउंसलिंग यूज में लाए गए। जिन लोगों को नौकरी पाने में प्रॉब्लम हो रही है, MSW तो कर लिया, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप भी उनके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में खड़ा हो सकते हैं, आप उनको सलाह दे सकते हैं। जो लोग कैरियर बदलने पर विचार कर रहे हैं वहां पर भी आप काउंसलिंग कर सकते हो। कैरियर बदलने का जो लोग विचार कर रहे हैं कि भाई कैरियर बदल दिया जाए, MSW ना करके कोई अलग BSc वगैरह कर लिया जाए, इस तरीके का पार्ट आपके सामने शामिल हो सकता है ना। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिए, कैरियर काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। हालांकि कैरियर काउंसिल की एक फेमस अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम मिलेगा सन 1908 में फ्रैंक पार्सन्स। फ्रैंक पार्सन्स बोस्टन में पहला औपचारिक व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो स्थापित किया था। ठीक है। हालांकि इस करियर काउंसलिंग की शुरुआत जो हुई है वो 1908 में हुई है, याद रखेंगे, 1908 में हुई है। कैरियर काउंसलिंग के जनक कौन है, कोई बच्चा बता सकता है? कैरियर काउंसलिंग के जनक बताइए। अरे भाई अभी तो नाम लिया है मैंने। फ्रैंक पार्सन। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सर, ये जनक हैं इसके। ठीक है। बोस्टन में ओकेशन व्यवसाय या ओकेशन ब्यूरो की स्थापना हुई। अच्छा, ओकेशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई? अभी मैंने बताया आपको ऊपर, 1908 में। पार्सन ने एक व्यवसाय चुना नामक पुस्तक प्रकाशित किया जो परिभाषित किया, उस पार्ट में इसका नाम देखने को मिला। ठीक है। तो कैरियर काउंसलिंग प्रारंभिक व्यावसायिक मार्गदर्शन में विकसित करता है और परामर्श मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में इसको समझा जाता है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। ठीक है। और ये कैरियर काउंसलिंग की जो भी थेरेपी था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। कल हम पढ़ेंगे परामर्शदाता के सिद्धांत। ठीक है, परामर्शदाता के सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका परामर्श का जो सिद्धांत था वो कवर हो गया, परामर्श का सिद्धांत आपका समाप्त हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी थ्योरी थी ये। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। बहुत